सबसे पहले हम समझते हैं कि क्रेडिट रेटिंग और स्प्रेड में क्या रिलेशनशिप है। तो सबको पता है कि क्रेडिट रेटिंग जो होते हैं वो कोई स्पेशलाइज्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं जो ये कंपनी के फाइनेंशियल समझ के एक रेटिंग असाइन करती है। अभी ये किस बिना पे रेटिंग असाइन करती है? कंपनी का जो फाइनेंशियल वर्दीनेस है, रिपेमेंट कैपेसिटी है, फ्यूचर आउटलुक है, ये सबको मद्देनजर रखते हुए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एक कंपनी को एक रेटिंग देती है। जैसे इंडिविजुअल लेवल पे हम जब कोई लोन लेना चाहते हैं, हम किसी बैंक को अप्रोच करते हैं, तो उस लोन एप्लीकेशन के दौरान हमारा सिविल स्कोर देखा जाता है, राइट? सिविल स्कोर से बैंक को ये पता चलता है कि आपने पास्ट में कोई डिफॉल्ट किया है, आपने आपके पेमेंट्स टाइमली किए हैं क्या, आपकी रीपेमेंट हिस्ट्री कैसी है, आपका इनकम अर्निंग क्या है, ये सब जो डिटेल्स है उस सिविल स्कोर में रिफ्लेक्ट होता है। तो उस सिविल स्कोर के बेसिस पे आपको लोन दिया जाता है। सिमिलरली जब हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्पेसिफिकली उसके बॉन्ड या डिबेंचर में, उसके रेटिंग देखते ही हमको समझ में आ जाएगा कि इसका रिस्क कितना है, ज़्यादा है या कम है। तो ऐसी कौन सी एजेंसीज हैं जो इंडिया में ऐसी रेटिंग चीज़ें देती हैं? तो बहुत सारे एजेंसीज हैं जिसमें से क्रिसिल, इकरा, केयर, ये बड़े एजेंसीज हैं। इसके अलावा भी स्मेरा है, फिच है, ब्रिकवर्क्स है, ये भी अच्छे खासे एजेंसीज हैं। तो ये सब मिलजुल के अपने लेवल के हिसाब से हर एक की पैरामीटर होती है और उस बेसिस पे वो लोग क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज को देते हैं। तो दो तरह की रेटिंग्स होती है। एक होता है शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट के लिए। तो शॉर्ट टर्म ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो एक साल से एक साल के अंदर के जो इंस्ट्रूमेंट मैच्योरिटी में होते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को शॉर्ट टर्म रेटिंग्स मिलता है, जो A1 से चालू होता है और D पे खत्म होता है। तो अगर हम कोई भी सर्टिफिकेट डिपॉजिट की बात करें या कमर्शियल पेपर की बात करें, तो उस इंस्ट्रूमेंट पे जो रेटिंग आपको दिखेगा वो AAA या AA ऐसी रेटिंग नहीं दिखेगी आपको, उसमें A1 या A2 या A3 दिखेगा। ये मैं क्रिसिल की रेटिंग स्केल की बात कर रहा हूँ। हर एक कंपनी के अपने अपने अलग अलग रेटिंग स्केल होते हैं। तो A1 का मतलब यह है कि ये सबसे सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट है, इसमें क्रेडिट रिस्क जो है काफी लोएस्ट है। A2 में ये सेफेस्ट है बट A1 से कम, और क्रेडिट रिस्क से A1 से थोड़ा ज्यादा है, और ऐसे करते करते हम आते हैं D तक। जब किसी कंपनी को D का रेटिंग मिलता है, इसका मतलब ये है कि उस कंपनी का फाइनेंशियल अभी पोजीशन इतना अच्छा नहीं है, और हो सकता है कि उनके जो प्रॉमिस इंटरेस्ट पेमेंट या मैच्योरिटी है वहां पे वो ड्यू डेट पे वो पेमेंट ना मिले। तो ये जब चीजें होती हैं तब क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज उनको D रेटिंग ऐसा देता है। इसके अलावा जो अगर अगर हम लॉन्ग टर्म रेटिंग की बात करें, तो हमने ये रेटिंग स्केल काफी बार देखा हुआ है, जो AAA से चालू होता है और D तक जाता है। तो अगर हम इस स्केल में देखेंगे तो AAA से लेके BBB तक, ये GCB कंपनीज को ये क्रेडिट रेटिंग्स मिली है। ऐसे कंपनीज को हम लोग इन्वेस्टमेंट ग्रेड इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं, और BB से लेके D तक इसको नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड कहते हैं। ठीक है? ये सेबी के द्वारा डिफाइंड पैरामीटर्स हैं कि अगर BBB एंड अबव है तो इन्वेस्टमेंट ग्रेड इंस्ट्रूमेंट कहलाए जाएंगे, और BBB के नीचे है तो फिर ये नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड कहलाए जाएंगे। अभी जो म्यूचुअल फंड में जो डेट फंड्स होते हैं, वो डेट फंड्स मेजरली अगर आप देखेंगे तो AAA से लेके सिंगल A तक इन्वेस्टमेंट करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। बहुत ही कम ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो BBB होते हैं, बट हम किसी किसी पोर्टफोलियो में देखते हैं कि वहाँ पे BBB भी है, BB भी है, B भी है। तो वो क्यों देखते हैं? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जब ये इंस्ट्रूमेंट लिया गया हो तब उसकी रेटिंग मान लीजिए AA या सिंगल है, एंड विद सम इवेंट्स, विद सम नेगेटिव क्रेडिट इवेंट्स, उसकी रेटिंग कम हो गई है। तो जब वो रेटिंग कम हो जाती है तो पोर्टफोलियो उसको एग्जिट नहीं कर पाते हैं, तो उसके कारण वो पोर्टफोलियो में कभी कभी ऐसे इंस्ट्रूमेंट पे दिखता है। बट जब ये पोर्टफोलियो बनाया गया होगा तब ये BB सिंगल बी वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कोई भी फंड मैनेजर अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखेगा। ठीक है? बट इवेंचुअली लेने के बाद अगर क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड होती है तब ऐसे इंस्ट्रूमेंट दिख सकते हैं जो काफी कम परसेंटेज होते हैं। तो मैं इसके बारे में भी बात करूंगा कि अगर रेटिंग चेंज होता है तो आपके डेट फंड के एनएवी पे क्या इम्पैक्ट होता है, उसके बारे में भी मैं अभी थोड़ी देर में बात करता हूँ। तो मान लीजिए कि आपके आपका एक फंड है जिसमें एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका AA रेटिंग है,
और आज के डेट में और AA रेटिंग के लिए जो इंटरेस्ट रेट अवेलेबल है वो मान लीजिए 7% है उसके रिस्क के हिसाब से। और कुछ इस कंपनी में जिसका AA रेटिंग अभी फिलहाल है, इसमें कुछ इशू हो जाता है, जिसके कारण इस AA कंपनी का रेटिंग घट के सिंगल A हो जाता है। तो अभी क्या हुआ है, इसका रिस्क जो है वो बढ़ा है या घटा है? जब रेटिंग AA से सिंगल A होता है तो क्या लगता है आपको, रिस्क बढ़ा है या घटा है? आप इंग्लिश में जवाब दे सकते हैं। हैज द रिस्क बीन इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड? सो रिस्क हैज इंक्रीज्ड। तो क्या आप 7% रिटर्न से खुश रहेंगे या आपको ज्यादा चाहिए होगा? Will you need more returns, or you will be happy to have 7% return, which is a return for AA? You will be happy to have the same return for single A. तो इस केस में क्या होगा, आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए होगा। तो मान के चलिए कि मार्केट में एक सिंगल ए रेटेड सिक्योरिटी का जो रिटर्न है, जिसको हम लोग आम शब्दों में यील्ड भी कहते हैं, तो यील्ड जो है वो बढ़ेगा। जब यील्ड बढ़ता है, हमको सबको पता है कि जब इंटरेस्ट रेट मार्केट में बढ़ता है तब बॉन्ड का जो प्राइस है या डिबेंचर का जो प्राइस है वो घटता है। वो क्यों घटता है वो हम आने वाले स्लाइड्स में सीखेंगे, वो इनवर्स रिलेशनशिप क्यों है। तो यहाँ पे जब ये क्रेडिट रेटिंग रिड्यूस होता है तो यहाँ पे यील्ड बढ़ता है, यील्ड के कारण आपके जो बॉन्ड का वैल्यू कम हो जाता है, और वैल्यू कम होने के कारण आपके बॉन्ड फंड का जो एनएवी है वो एनएवी ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, बट अगर इस बॉन्ड फंड को या इस बॉन्ड को अगर आप मैच्योरिटी तक रखते हो और इस मैच्योरिटी तक कोई भी क्रेडिट इवेंट अगर नहीं होता है, तब ये जो एनएवी जो नीचे गिरा है वो वापस से जो भी ओरिजिनल वैल्यू था उस पर ये आ जाता है। बट इसको आपको मैच्योरिटी तक होल्ड करना पड़ेगा, तभी ये चीज होगा। तो यहाँ पे जब ये एनएवी नीचे जाता है, इसको हम लोग कहते हैं मार्क टू मार्केट लॉस। इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू डिप हुआ है, बट इसके कंपनी में शायद अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कंपनी जब तक इंटरेस्ट दे रही है, प्रिंसिपल दे रहा है, तब तक इस कंपनी के सिक्योरिटी में कोई इशू नहीं है। सिर्फ टेम्पररी रीजन के कारण इसका रेटिंग नीचे गया हो सकता है। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप होता है क्रेडिट रेटिंग का। और अभी हम समझते हैं कि इस केस में स्प्रेड कैसे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी मान के चलिए कि 3 ऑर्गेनाइजेशन है जिनको पैसे की जरूरत है। एक है मान के चलिए एसबीआई बैंक, दूसरा है एक कोऑपरेटिव बैंक। ओके, मैं इसको डालता हूं XYZ कोऑपरेटिव बैंक, और तीसरा फर्म है DEF पत्र संस्था। पत्र संस्था मतलब ये जो क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, तो उसको हम लोग पत्र संस्था ऐसे कहते हैं। तो इस केस में ठीक है, अगर तीनों कंपनीज, ये जो तीनों हैं, यहाँ पे एफडी के रेट अगर 7% मिल रहा है तीनों में, तो आप किस में इन्वेस्ट करना पसंद करोगे? एसबीआई में, या इस कोऑपरेटिव बैंक में, या इस पत्र संस्था में? कहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करोगे? हम इसको सिंपल देते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। कहाँ पे आप इसको इन्वेस्टमेंट करोगे अगर आपको सेम रिटर्न मिल रहा है? तो ऑब्वियसली आप ऑप्शन ए में इन्वेस्ट करोगे, बिकॉज यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक में, पत्र संस्था में आपको सेम जो है रिटर्न्स मिलने वाले हैं, तो आप रिस्क क्यों ले, राइट? तो आप कोऑपरेटिव बैंक में कब इन्वेस्ट करोगे? जब यहाँ पे आपको एसबीआई से ज्यादा रिटर्न मिलता है। तो मान के चलिए कि आपको यहाँ पे 9% रिटर्न मिलता है, तो यहाँ पे आपको लगता है कि यार 2% मिल रहा है आपको, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोऑपरेटिव बैंक में आप सेव कर सकते हो। बट यहाँ पे पत्र संस्था भी अगर 9% दे रहा है, तो यहाँ पे आप वापस से इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, आप प्रेफर करोगे कि कोऑपरेटिव बैंक में करो। तो पत्र संस्था मान लीजिए अगर आपको 12% रिटर्न देता है, तो उस केस में आप शायद सोच सकते हो कि पत्र संस्था में इन्वेस्ट करोगे। आप ये इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हो? बिकॉज आपने यहाँ पे रिस्क ज्यादा लिया है और रिस्क के लिए आपको ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। बट ये हमेशा सही डिसीजन नहीं होगा। जस्ट बिकॉज आपको ज्यादा रिटर्न मिल रहा है तो आपने रिस्क लेना, ये जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए। बिकॉज एक समझ के चलना चाहिए, आपको जो ज्यादा रिटर्न मिल रहा है वो किस रिस्क के कारण मिल रहा है। ये जो रिटर्न मिल रहा है आपको, वो क्रेडिट रिस्क के कारण ज्यादा मिल रहा है। क्रेडिट रिस्क मतलब द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। तो अगर आप तीनों कंपनीज जो है यहाँ पे, तीनों जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इसमें से अगर कंपैरिजन करोगे तो एसबीआई में सबसे कम क्रेडिट रिस्क है, इसके लिए आपको वहां पे रिटर्न कम मिल रहा है। कोऑपरेटिव बैंक में थोड़ा ज्यादा क्रेडिट रिस्क है, इसलिए आपको थोड़ा रिटर्न ज्यादा मिल रहा है। और यहाँ पे डीईएफ जो पत्र संस्था है, वहां पे सबसे ज्यादा क्रेडिट रिस्क है, इसलिए आपको यहाँ पे रिटर्न
ज्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इन कंपैरिजन टू एसबीआई आपको 2% रिटर्न ज्यादा मिल रहा है, और डीएफ में देखोगे इन कंपैरिजन टू एसबीआई आपको 5% रिटर्न जो है वो ज्यादा मिल रहा है। तो ये 2% और 5% को हम लोग कहते हैं क्रेडिट स्प्रेड। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं क्रेडिट स्प्रेड। ये क्यों मिल रहा है आपको? बिकॉज आपने ज्यादा रिस्क लिया हुआ है और रिस्क को कॉम्पेंसेट करने के लिए आपको ये ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई क्वेश्चन है? ओके, तो अब हम बढ़ते हैं अगले सेक्शन में। तो इस सेक्शन में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रिटर्न्स लिए हैं जिसको यील्ड हम लोग नॉर्मली कहते हैं। तो ये जो डिटेल्स मैंने लिए हैं ये कल के रेट के हिसाब से लिया है, कुछ 11 मई का रेट है और कुछ 12 मई का रेट है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3 महीने से लेके गवर्नमेंट के जो 3 महीने के टी बिल से लेके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 30 साल के रिटर्न तक, आप 30 साल के टेन्योर तक आपको यहाँ पे बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट्स मिलता है। और अगर आप देखेंगे 3 महीने के टी बिल पे आपको जो एनुअलाइज रिटर्न मिल रहा है अभी फिलहाल वो 3.57% है, और जो 30 ईयर का गवर्नमेंट का बॉन्ड है उसमें 6.99% आपको रिटर्न मिल रहा है। और वैसे ही अगर आप 10 ईयर का देखते हैं तो वहां पे 6.18% मिल रहा है। तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये जैसे जैसे टेन्योर बढ़ रहा है वैसे वैसे रिटर्न क्यों बढ़ रहे हैं? क्या कोई मुझे बता सकता है? तो यहाँ पे जैसे जैसे टेन्योर बढ़ रहा है वैसे वैसे आपके रिटर्न्स भी बढ़ रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ही है, बट ये रिटर्न क्यों बढ़ रहा है कोई मुझे बता सकता है? ओके, तो इसका एक सिंपल रीजन है कि यहाँ पे आपका जैसे जैसे टेन्योर बढ़ रहा है वैसे वैसे रिस्क भी बढ़ता है। रिस्क क्यों बढ़ता है? बिकॉज आज की डेट में आपको पता है कि अगले 3 महीने में कुछ क्रेडिट इवेंट होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बट अगले 30 साल में क्या होगा वो हम आज की डेट में नहीं बता सकते। तो वहां पे रिस्क है, बिकॉज आपका जो कैपिटल है अगर आप 30 साल उसको विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, आप मान के चलिए कि आप उसको बेचते नहीं है और 30 साल उसको होल्ड करने वाले हैं, तो बिकॉज आपका रिस्क टेन्योर के हिसाब से ज्यादा है तो आपको कॉम्पेंसेशन भी ज्यादा चाहिए। तो इस कारण आपका जो देखेंगे जैसे जैसे टेन्योर बढ़ रहा है वैसे वैसे उसका रिटर्न भी बढ़ रहा है। और ये है एक दिन का रिटर्न चेंज। तो हर दिन इसके जो यील्ड्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, कभी कम होते हैं कभी बढ़ते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन मार्केट कंडीशन। तो मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इसके लिए बता रहा हूं ताकि आप इसको देखें और इस कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज की यील्ड को देखें। तो ये भी मैंने बीएससी से लिया हुआ है कल के डेट के हिसाब से। तो यहाँ पे कुछ सिक्योरिटीज है, कुछ गवर्नमेंट बैक्ड सिक्योरिटीज हैं, कुछ बैंक्स हैं, कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो कॉलम आपको दिख रहा है वो आपको इंटरेस्ट रेट इस पे क्या मिल रहा है वो दिखाता है, और यहाँ पे उसका करंट जो ट्रेडिंग प्राइस है वो आपको इस कॉलम में दिखाता है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका टोटल रिटर्न आपको मिल रहा है। तो रिटर्न कैसा हो रहा है उसको यील्ड टू मैच्योरिटी हम कहते हैं। यील्ड टू मैच्योरिटी मतलब क्या? आपको जो कूपन इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, प्लस इस केस में जो भी आपको एक्स्ट्रा प्राइस अप्रिसिएशन या डिप्रिसिएशन के कारण जो रिटर्न ऐड होता है या कम होता है उसको जब हम दोनों को कंबाइन करते हैं उसको हम लोग यील्ड कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जैसे जैसे सिक्योरिटीज बदलती है उसके हिसाब से आपका यील्ड भी बदल रहा है। जैसे अगर हम ये 3 बैंक कंपैरिजन करें, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक, इन तीनों बैंक में से ये बैंक में सबसे ज्यादा रिस्क है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सबसे कम रिस्क है। तो अगर आप देखेंगे तो इंडियन ओवरसीज बैंक में सबसे ज्यादा यील्ड है 11.33 का, एसबीआई में सबसे कम है और बैंक ऑफ बड़ौदा में मीडियम है। मीडियम क्यों है? बिकॉज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसा रिस्क फ्री भी नहीं है या कम रिस्की नहीं है, एट द सेम टाइम ये इंडियन ओवरसीज बैंक जैसा ज्यादा रिस्की भी नहीं है। तो यहाँ पे जैसे जैसे रिस्क बढ़ रहा है वैसे वैसे आपके जो रिटर्न्स है जिसको हम यील्ड कहते हैं वो भी चेंज हो रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे इंडसइंड बैंक का यील्ड जो है वो 15% पे ट्रेड कर रहा है, दैट मीन्स इसमें रिस्क ज्यादा है।
ठीक है। तो जैसे जैसे रिस्क कम होगा वैसे वैसे ये यील्ड कम होगा, जैसे जैसे रिस्क बढ़ेगा वैसे वैसे ये यील्ड ऊपर जाना चालू रहेंगे। तो ये होता है कंपैरिजन। तो अगर मैं ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो यील्ड है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यील्ड है 8.05, ठीक है, और ये जो यील्ड है ये आपके, ये एक परपेचुअल बॉन्ड है इसलिए इसका जो मैच्योरिटी डेट है 9999 दिखा रहा है। तो अगर मैं इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के परपेचुअल बॉन्ड को कंपेयर करूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 30 ईयर जी से, तो 30 ईयर जी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कितना रिटर्न दे रहा है, 6.99 दे रहा है। तो अगर मैं ये 6.99 को कंपेयर करूं 8.05 से, तो आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1.06% जो है वो एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, वो क्यों मिल रहा है आपको? बिकॉज ऑब्वियसली बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एसबीआई, एसबीआई में थोड़ा ज्यादा रिस्क है, तो यहाँ पे जो 1.06% एक्स्ट्रा जो मिल रहा है दैट इज कॉल्ड एज द क्रेडिट स्प्रेड। ओके, और हमेशा जब आपको क्रेडिट स्प्रेड समझना है, यू ऑलवेज ट्राई टू कंपेयर विद अ कंपेरेबल जीसेक। अगर आप 10 साल के डिबेंचर या बॉन्ड को आप कंपेयर करो कि उसमें कितना क्रेडिट स्प्रेड है, आप उसको 10 साल के जीसेक के रिटर्न से आप कंपेयर कीजिए, तो आपको समझेगा कि उसका क्रेडिट स्प्रेड कितना है। और अगर क्रेडिट स्प्रेड ये बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब जो सिक्योरिटी का रिस्क है वो भी बढ़ रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि डेट मार्केट में रिस्क कम है या ज्यादा है।